कल मैं वो गाना गाई थी, सैया बड़े लड़कैया में काम करूं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं देखो आज तो स्टूडेंट एंड टीचर के रूप में बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। बट वन थिंग आई वुड से, देखो हर का अपना अपना यूनिक जर्नी है। जैसे सेजल का जो जर्नी होगा शायद वो आफरीन का ना हो, हर लोग का एक यूनिक स्टोरी होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने, सब लोगों ने जो भी आज ऑफिसर्स बने हो, जितने लोग आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आप सबका कुछ ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस है। ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर बुलाऊँ, स्टेज दूँ और स्टेज पर आकर आपको फेलिसिटेट करूँ। आप लोगों ने ऑलरेडी अपना बहुत ही अच्छा जो भी काम आपने लिया था अपने ऊपर कि भाई मेरे को बीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, वो आप क्रैक कर चुके हो। इंटेंशन ये है कि आपसे बहुत ज़्यादा बिहार के बच्चे जो हैं वो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। आपका एम ये है, आपका एम ये होना चाहिए कि आप उनको वो एक पाथ दिखाओ जहां से वो बच्चे जिनका एस्पिरेशन, जो अभी तक सोच रहे हैं कि उनको भी आपके जैसा बनना है, तो उनको सही गाइडेंस मिल सके। मैं यहाँ पे कोई भी, मेरा इंटेंशन कोचिंग को प्रमोट करने का नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने इसलिए इनवाइट किया था, रीज़न ये है ताकि उनको ये पता चले कि इस एग्जामिनेशन में क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होता क्या है जनरली कि हम लोग जब जर्नी को शेयर करते हैं तो वहाँ पे इश्यूज़ ये आता है कि इतने सारे यूट्यूब पे फ्लडेड मटेरियल्स हैं, कोई ए पढ़ा रहा है, कोई बी पढ़ा रहा है। तुम लोग भी, अमरजीत अगर याद होगा तो अपने टाइम में प्रॉब्लम बहुत सारा इनकाउंटर किए होगे। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, तो ये सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा यूनिक स्टोरी है वो उन बच्चों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें ये पता चले कि वो जब प्रिपरेशन करें तो उनको वो प्रॉब्लम फेस ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। स्पेसिफिकली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करने के बाद भी अगर आप यहाँ पहुँच रहे हो तो इट इज़ गिविंग एवरी रीज़न। हर जो वैसे बच्चे हैं जो डाउन ट्रोडन हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, उनके लिए, उनके आँख में आप लोग एक सपने देखने के लिए वो जो ये चाहिए, अंदर से जो जिल चाहिए, इंथुजियाज्म चाहिए, वो हर एक रीज़न आप लोग प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। तो वैसे जो भी बच्चे होंगे उनको मैं चाहूँगा कि आप उनको मोटिवेट करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिए और उनका नहीं हुआ है, तो उनका भी जर्नी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। रीज़न ये है क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, तो वो बच्चे के पास भी हो सकता है उस दिन कोई एक सिंगल डे 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि हम कितने कैपेबल हैं, ठीक है। हो सकता है उस दिन इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया हो। आई डो नॉट नो कि स्कोर क्या है दीप्ति का, मुझे रोहित का स्कोर पता नहीं है, लेकिन हो सकता है नवीन नहीं आया है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उस दिन इंटरव्यू अच्छा ना गया और उस वजह से वो बाहर हों, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे प्रकृति जो है, प्रकृति को मैं 6 महीने से ऊपर से अभी जान रहा हूँ, करीब अप्रॉक्सीमेटली। सो वो लड़की कभी बीपीएससी का तैयारी की ही नहीं थी। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी ही उसको करना था, लेकिन क्योंकि बीपीएससी में वैकेंसी ज़्यादा आई तो उसने वैकेंसी देखकर बीपीएससी का फॉर्म भरा एंड देयर शी इज अभी ऑफिसर बन चुकी है। प्रांजल ने अभी बताया कि सर मुझे यूपीएससी के लिए गाइडेंस अच्छे से चाहिए। प्रांजल पटना विमेंस कॉलेज की वो लड़की है, बहुत ही अच्छा है, उसका तो एप्टीट्यूड है। मैं तो शुरू में ही उसको देखकर बोला था कि भाई तेरे को यूपीएससी करना चाहिए। तो खैर अभी मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करूंगा जो आपका स्ट्रगल का रिजल्ट है। वो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने 2 साल 3 साल, इनमें से कुछ बच्चे हैं, अमरजीत का ये 4th अटेम्प्ट था। अमरजीत के लिए वो हम लोग बचपन में वरदराज की कहानी पढ़ते थे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आबद जाते सिल पर पड़त निशान। तो बिल्कुल सही बात है, 4th अटेम्प्ट में अगर कोई बच्चा निकाल रहा है, 4 साल 5 साल कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को दे रहा है, तो दैट शोज कि भाई कैरेक्टर है उसका, पेशेंस है उस लड़के में। 5 साल आप किसी एक एस्पिरेशन के पीछे भाग रहे हो और उसको आप अचीव कर रहे हो, तो वो दिखाता है, ठीक है। और
स्पेसिफिकली जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उन्हें तो एक ही बात बोलूँगा, हमेशा दिनकर साहब का एक बहुत ही अच्छी कविता की पंक्तियाँ हैं। बोलते हैं ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं एक एक को चाहूँगा कि यहाँ पर बुलाऊँ और आप लोगों से भेंट कराऊँ। जो भी बच्चे आए हैं उनमें से शाहीन आफरीन, कैन यू प्लीज़ कम? दिस वॉज हर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शी हैज सिक्योर्ड 49th रैंक। इनका 49th रैंक है और ये इनका पहला अटेम्प्ट था। तो मैं मनोज सर को चाहूँगा कि प्लीज़ उनको फेलिसिटेट करें। कुछ बताना चाहोगी शाहीन? मेरे जर्नी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहा है कि मैंने जो डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा फॉलो किया है एंड उसके बाद प्रैक्टिस को भी मैंने सब कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि डिसिप्लिन और प्रैक्टिस ही जो दो चीज़ है जो मुझे सक्सीड कर सकता था। मैंने पीजी के टाइम ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, तो टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि मैंने जो पीजी कर रही थी तो वहाँ पे भी मुझे क्लासेस करनी थी और मेरी जो प्रिपरेशन थी मुझे उसको भी टाइम देना था। तो उसको मैंने मैनेज किया है और उसके बाद ये सिर्फ एक ही वजह से हो पाया क्योंकि मैंने अपने जो लाइफ में डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा था। सेकेंड चीज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा फॉलो की है वो थी कि जो मेरे सोर्सेज थे मैंने उसको बहुत लिमिट किया था कि जो सोर्सेज है उसको मैं स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करूँगी और लिमिटेड बुक्स को ही पढ़ूँगी। उसके बाद जब मेरी पीटी क्लियर हो गई और मेंस आई तो मैंने मेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया ताकि जो टाइम मैनेजमेंट है मैं उसको कर सकूं, और उसके बाद आंसर राइटिंग पे भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था ताकि मेरे जो आंसर्स हैं मैं उनको एलिवेट कर सकूं, उसमें कुछ बेहतर कर सकूं। और ऐसे जो होते हैं मैंने उनके लिए भी न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ती थी, आर्टिकल्स को मैं पढ़ती थी ताकि मेरी जो वोकैबुलरी है वो बेहतर हो सके। तो यही कुछ की है जो मैंने फॉलो किए थे अपने प्रिपरेशन के दौरान, लाइक कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, डेली उठ कर के आना और डेली फॉलो करना, डेली पढ़ाई करना, 8 घंटे की रूटीन को फॉलो करना। तो ये मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी छोटी ज़रूर थी लेकिन इसमें मैंने फुलेस्ट जर्नी थी। मैंने उस छोटी सी जर्नी में ही अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया था और अपने आप को बिल्कुल फुल अपनी जर्नी को एक करने की कोशिश की थी। थैंक यू, वेरी नाइस। एक मिनट। गुड थिंग इज एक्चुअली वो बार बार शी वॉज मेंशनिंग वन वर्ड अगेन एंड अगेन। बार बार आफरीन ने एक वर्ड वहाँ पे मेंशन किया कि प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा की, रिपीटेडली प्रैक्टिस की, सोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यूजुअली दे हियर दिस, उनको सबको पता है ये काम। मैं बार बार क्लासेस में ये जब आप लोग का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ तो वो मैं ये बात बोल रहा था। और देखो बीपीएससी में भी दिस वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 4th अटेम्प्ट का स्ट्रगल नहीं इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रायल एंड एरर से चीज़ों को सीखे हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई क्रैक कर रहा है इसका ये मतलब है कि जो भी पुराना एक्सपीरियंस है उसको क्यूमुलेटिवली उसने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। व्हाट्स ही सेइंग, प्रैक्टिस, बार बार सेम चीज़ को रिवाइज करना, सोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखना। सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज़ कम आउट जो अभी यहाँ से आया है निकल कर, वो ये है। नंबर 1 थिंग कि भाई आपको प्रैक्टिस लगातार करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है एंड कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। अगर ये करोगे तो रैंक 1 मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन बी ऑल्सो रैंक 49। तुम भी रैंक 49 आ सकती हो, तुम भी रैंक 10 ला सकते हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट शाहीन, गुड लक वंस अगेन प्लीज। नेक्स्ट इज धनंजय कुमार। धनंजय का भी ये पहला अटेम्प्ट है। पहले से वो ऑलरेडी इंडिया रेल में काम करते हैं। राइट नाउ ही इज पोस्टेड इन
हरनौत में वो इंडियन रेलवे का जो डिवीज़न है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और इस बार इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड ही हैज़ सिक्योर्ड 368 रैंक। ठीक है, 368 रैंक इनका आया है। और एक बार इनकी जर्नी सुनते हैं, वो क्या बोलना चाहेंगे। हाँ प्लीज़ 1 मिनट। हाँ गुड आफ्टरनून। प्रणाम सर। सर से मैं इंटरव्यू के दौरान मिला था, मॉक इंटरव्यू देने आया था। उस समय काफ़ी लो फील कर रहा था, तो सर ने 1-to-1 सेशन लिया था, और मुझे लगता है वो 1-to-1 सेशन मेरा इंटरव्यू में 10 मार्क्स तो ज़रूर बढ़ा दिए हैं। और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, लगभग 25 मिनट। उस बोर्ड में, पंकज सर का बोर्ड है, उसमें सबसे, मुझे लगता है कि सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही गया था। काफ़ी सर ने बताया, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उन्होंने बताया, तो वो आया। जैसे सर ने बोला था वो कौन सा डेट है, तो 16 मार्च था, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे था। जब मेरा बायोटेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया हूँ, तो वो बोले थे बीटेक का विभिन्न सेक्टर में यूज, और सेम क्वेश्चन सर ने, चेयरमैन पंकज सर ने पूछा था। ये 2 क्वेश्चन तो मुझे याद है कि डायरेक्ट सर, और जो प्रेशर हैंडल करने का सर ने बताया था वो बहुत अच्छा था। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मोस्ट प्रोबेबली अगले 10-15 दिनों 20 दिनों में मैं इनका 1-to-1 सेशन जो वीडियो है वो भी रिलीज़ करूंगा, जहां पे मैं बताऊंगा। जब देखोगे तो धनंजय जो है बिल्कुल ही ऑनेस्टली मैं आज बता रहा हूँ, आज 368 रैंक आ चुका है, बच्चा अच्छा किया है, पूरा का पूरा उसका मेहनत है। लेकिन उस दिन का जब तुम धनंजय को देखोगे तो तुम पहचान नहीं पाओगे। बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट बनकर मेरे पास आया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और आई थिंक आई गेव नियरली 1 आवर, 1 घंटे से भी ज़्यादा मैं इसके साथ समय दिया था। 1 घंटे में, क्योंकि मैंने इंटरव्यू जब लिया था तो मैं इसका सारा वीक पॉइंट को मैंने वहाँ पे नोट किया था कि क्या क्या पे मुझे वर्क करना है। देन आई कॉल्ड हिम फॉर 1-on-1 सेशन, और उसके बाद 1 घंटे से ऊपर इसके साथ समय दिया। 1-on-1 सेशन में एक एक चीज़ कवर किया। उसके बाद आई थिंक आई शेयर्ड माई पर्सनल नंबर ऑल्सो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके इसको जो भी जब तक इंटरव्यू तक इशू आ रहा था वो मैं शेयर कर रहा था। 1-on-1 सेशन का इनका वीडियो भी मैं रिलीज करूंगा, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये वही धनंजय है। यस प्लीज गो अहेड। तो मैंने 2018 में बीटेक किया था। मैंने आज तक सिर्फ 2 एग्ज़ाम दिया था, एक RRB JEE का और एक BPSC का, और मेरा भगवान का शुक्र है कि मेरा दोनों पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मतलब बहुत आसान था, बहुत जल्दी हो गया। मैंने कुछ सिलेक्ट किया था। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसका सिलेबस को पूरा डिटेल एनालाइज कीजिएगा, क्या पूछा जाता है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कीजिएगा कि क्या कौन से सेक्शन से आ रहे हैं, कौन से सेक्शन से नहीं आ रहे हैं। तो जैसे पीटी के लिए 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। ये अबाउट 150 में 100 नंबर के आसपास तो पहुंच जाते हैं। तो मैंने उसको अच्छे से किया था। और भी पॉलिटी के बिना मेंस क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटी 114 नंबर तो मेंस में ऐसे ही आते हैं, प्लस करंट अफेयर में या कहीं और भी उससे रिलेटेड आते ही आते हैं। तो पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिलेबस को अच्छा से कीजिएगा, और पीटी के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा। मैंने ऑनलाइन एक ऐप डाउनलोड किया था, उसमें 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो इससे प्रैक्टिस होता था, और गलत होता था उसको एनालाइज करता था। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा पीटी उतना। और मेंस तो रिटन, मेंस तो लिखने का है। मुझे एक भी लाइन नहीं लिखने आता था। जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा से मुझे बताया, और वो बोले पहला दिन 1 लाइन लिखो, दूसरा दिन, फिर धीरे धीरे करते करते वो आगे बढ़ा, और आज तो बहुत अच्छा लिख लेता हूँ। और मेरा हिंदी मीडियम है, तो शब्दों का चयन करने के लिए क्या किया था ना, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखता था, तो जैसे मैंने क्या खाया, ये होता शुद्ध हिंदी। मैंने खाया है क्या, ऐसे पढ़ता था। यहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ।
जैसे व्हाट्सएप में कैसे चलता है, तुम ठीक हो ना, नहीं तुम ठीक हो, ऐसे होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर में शब्द जब पढ़ता था तो अच्छा से रीड करता था कि कैसे लिखा जाता है। और हिंदी मीडियम से ऐसे जनरली बोला जाता है कि सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन होता है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस है, यह प्रदेश गर्म प्रदेश है, ये सिंपल वर्ड हो गया। और वही अगर आप टेक्निकल वर्ड यूज कीजिएगा, जैसे यह एक उष्ण प्रदेश है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये सब मुझे न्यूज़पेपर से आया था। और इंटरव्यू के लिए जो आप पढ़े हैं बस वही एक अच्छे से, जैसे मुझे सर ने समझाया था, और प्रेशर को कैसे हैंडल करना था, बस इतना ही, यही मेरा जर्नी है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए निकला क्योंकि मैंने पहले तो सिलेबस को एकदम माइन्यूट तरीके से कि क्या पूछा जाता, प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, पैटर्न को समझिए कि क्या पूछा जाता है और उसका प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा। और रिटर्न में सबसे ज़्यादा क्या है, अगर नहीं आ रहा, जैसे मुझे नहीं आता था, मैं खुद बोल रहा हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर देखता था, पढ़ता था, उसको लिखता था 2 से 3 लाइन। जैसे बच्चे में कैसे पढ़ाया जाता था, डिक्शनरी क्या बोला जाता है सर, हाँ, तो वो सब लिखता था, एक ही लाइन को 5 बार लिखता था, तब जाके ये जर्नी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सर। धनंजय के बारे में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। अभी यहाँ पर सुनकर एक चीज़ तो तुम लोगों ने फील किया होगा कि फर्स्ट थिंग कि बहुत हम्बल है, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं क्या बोलूँगा, जो एक कैंडिडेट्स में, एक आइडियल एस्पिरेंट्स में जो होना चाहिए क्वालिटी, वो सारा इस लड़के में मौजूद है। अपने एक एक छोटे छोटे वीकनेस को हर लोगों में कैपेसिटी नहीं होता है उजागर करने का, बट ही इज़ पॉइंटिंग इट आउट। एक एक चीज़ वो बता रहा है कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम था, क्या क्या फेस किया और कैसे उसको अच्छा किया है। तो ये चीज़ सीखना है, ठीक है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग ज़्यादा बनना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन बीइंग समथिंग एल्स। और वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है, अभी सुनने पे ये लग रहा है। थैंक यू वंस अगेन धनंजय, गुड लक। वन मोर थिंग, धनंजय जो है वो आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर चुका है, करेगा नेक्स्ट ईयर से, मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल ट्रेनिंग इनका होगा। मैं होपफुल हूँ कि यूपीएससी भी तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तुमने ये बोला कि इंडियन रेलवे का मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम रैंक 368 लेकर आ रहे हो, तो मुझे ये, मैं होपफुल हूँ कि यूपीएससी में भी तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकालोगे, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, सेजल कुमार। सेजल जो है, मैं थोड़ा सा इनका स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, प्लीज़ कम। सेजल का ये सेकेंड अटेम्प्ट था एंड ही हैज सिक्योर्ड 475 रैंक, 475 रैंक आया है इनका स्टोरी बताता हूँ। हिज ऑप्शनल इज PSIR, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और बीपीएससी में भी देखो कितना अच्छा किया, ही हैज गॉटन 475 रैंक। और बाकी तो ये अपनी स्टोरी खुद ही डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हर का अपना अपना यूनिक जर्नी है। सो लेट हिम स्पीक प्लीज। मैं बोलूँगा, इस पे बोलो आप प्लीज, गो अहेड। कैसे पहनते हैं? कोई नहीं, चलो पहन लोगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ईयर में। ओके, डन 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 डन। ओके, हेलो, मेरा नाम सेजल कुमार हुआ और इस बार मुझे 475 रैंक आया है और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स मिला है। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी से किया है इन 2017, और फिर मैंने 3 साल कॉर्पोरेट में काम किया इन स्टार्टअप। और हालांकि मैंने BPSC की कभी तैयारी की नहीं, क्योंकि मेनली मेरा फोकस UPSC था, लेकिन मैंने 2 मेंस लिखे, उसमें हुआ नहीं सिलेक्शन, तो घर वालों ने बोला कि ये भी दे दो। तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। 68 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, 40 नंबर से मेरा हुआ नहीं था। अब क्यों नहीं हुआ था, उसका रीज़न ये था कि इंटरव्यू में मेरे 77 मार्क्स आए थे, मेंस में ठीक ठाक मार्क्स आए थे। इस बार मैंने मेंस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश किया कि मैं क्या ऐसा अलग कर सकूँ। तो मैंने ये सोचा कि जो टीचर, जो एवेलुएटर चेक कर रहा होगा, बहुत सारे कॉपीज़ उनके पास आएंगे, तो मैं ऐसा क्या अलग करूँगा।
तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप कोट से स्टार्ट करना क्वेश्चन, तो मैंने कोट से स्टार्ट किया। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप मैं अगर अनइवैल्यूएटेड कॉपी अगर आपको शो करूँगा तो आप देखोगे कि मैंने कोट्स लिखे हैं। शॉर्ट आंसर्स में भी सारे लॉन्ग आंसर्स मेरे कोट्स लिखे हुए हैं। और उसके अलावा कोट से तो फिर काम चलेगा नहीं, तो मैंने ये सोचा कि आवाज़ नहीं आ रही, मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो कोड से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर मैंने ये सोचा कि जो कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी में भी या ज्योग्राफी में भी, तो मैंने उनको बॉक्स बना करके हाईलाइट किया था। अपने एक पेज में एटलीस्ट 4-5 मैंने बॉक्स बनाए थे जो कीवर्ड्स होते हैं, ताकि इवैल्यूएटर्स को, जैसे 1861 का जो एक्ट था उसमें मैंने जो भी होता है वो पोर्टफोलियो हो गया, जो भी ऑर्डिनेंस हो गया, वो सारे को मैंने बस एक एक लाइन एक एक वर्ड जो उसको मैंने बॉक्स बना करके हाईलाइट किया, ताकि उनको पूरा क्वेश्चन पढ़ने आंसर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ मैंने किया। इसके साथ साथ मैंने आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की। और मतलब मैं वैसा आइडियल स्टूडेंट तो हूँ नहीं मतलब जैसे कि मैं बाकी चीज़ें भी करता हूँ, मैं एक साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं पढ़ूंगा, फिर फ़ोन देखूंगा, फिर घूमने जाऊंगा, ये सब मेरा चलते रहता है। ये नहीं कि मैं एक जगह रूम में बैठ करके पढ़ाई मेरे से नहीं होता है। तो मैं सर मतलब घूमते फिरते रहता हूँ, हर चीज़ काम करता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जब पढ़ाई करूँगा तो मुझे मालूम है कि हाँ स्मार्ट वर्क कैसे होता है। पहले मुझे मालूम नहीं था स्मार्ट वर्क कैसे होता है। तो स्मार्ट वर्क वैसे ही होता है कि आप आंसर्स अगर लिख रहे हैं बस पॉइंट फॉर्म में, तो हर आंसर्स को अगर आप एक ही फॉर्म में लिखेंगे तो आप खुद सोच करके देखें एक मोनोटोनस वे हो जाता है। मतलब लोग चेक करेंगे तो इसका तो एक ही आंसर, एक ही वे ऑफ राइटिंग है। तो आप फ्लो चार्ट, किसी क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट यूज़ करें, किसी में आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, किसी में आप हल्का पैराग्राफ टाइप का लिखें, तो एक वेरिएशन होना चाहिए। एक आप अपने आप को स्टैटिक नहीं बना सकते हैं कि मैं एक आंसर लिख रहा हूँ तो इसी आंसर में मेरे को लिखना है। आप टॉपर्स की कॉपी देखो, हर टॉपर्स में से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप निकालो उनमें से कि अच्छा किसी ने ऐसे लिखा है तो मैं भी ऐसे लिखूंगा, अगर किसी ने ये फ्लो चार्ट बनाया है तो मैं भी वैसा फ्लो चार्ट बनाऊंगा। तो ऐसा आप करोगे तो आप बीपीएससी में प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा लिखते होंगे, लेकिन बहुत मैंने कॉपीज़ देखी हैं कुछ लोगों की जिनका नहीं हुआ, उन्होंने अच्छा कंटेंट लिखा है। उसका रीज़न ये है कि इतने सारे कॉपीज़ चेक करना है, आप कैसे अलग दिखाओगे। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आप कोट से स्टार्ट करो। ऐसे में भी यही था कि मैंने ऐसे एक तो सिंपल कोट से स्टार्ट किया था, और एक में मैंने जो वुमेन वाला जो था उसमें मैंने क्या किया कि जो वुमेन लैक्स ऑर्डर एक करके था सर, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज़ द मेन रीज़न फॉर लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने इसमें एक न्यू स्ट्रैटेजी अपनाया था कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा दे करके न्यूज़, मैंने ऐसा देखा है कि न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं, जैसे कि जो रेप केस हुआ था आरजी कार में, हाँ, मैंने लिखा कि वुमेन रेप्ड इन दिस बाय समवन। फिर एक लिखा कि वुमेन रेप्ड बाय अ गैंग इन अ बस, मूविंग बस। फिर मैंने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा देकर के द हिंदू ऐसे, या फिर मैंने ऐसे लिखा कि पॉवर्टी हैज़ अ वुमेन फेस, यूएन का ही है। तो ऐसे करके मैंने एक 4 हेडलाइंस लिखा न्यूज़पेपर का, और मैंने लास्ट में लिखा कि दीज आर द न्यूज़पेपर हेडलाइंस वी ऑफ्टन सी in our daily life, but we frequently ignore this type of newspaper headlines. तो एक इस तरह से इम्पैक्ट पड़ा कि ऐसे को आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि बस आप कोट से कर रहे हो, आप एनेक्डोट से भी कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर हेडलाइन से भी कर सकते हो। और थर्ड ऐसे था मैंने केसेस जो था, जैसे कि जैसन एज यू सो यू रीप करके था। तो मैंने उसमें ये केस 1 लिख दिया, मैंने पाकिस्तान का केस 1 लिख करके दिया कि पाकिस्तान ने मुहाजिरीन को किया, इनकलकेट किया बहुत सारे। तो उनका आज स्थिति ये है। केस 2 में मैंने इंडिया को दिया कि इंडिया ने IITs पे, IIM पे, एम्स पे फोकस किया, इसरो पे फोकस किया, तो आज इंडिया यहाँ पर है। दोनों स्टार्कली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने केस 1 केस 2 करके दिया। तो आप ऐसे अगर करके करेंगे ऐसे को अलग तरह से कुछ होना चाहिए आपके अंदर अलग। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा टाइम में ले रहा हूँ लेकिन यही है। ओके यस सर। आई एम प्रिटी होपफुल कि सेजल जो है यूपीएससी क्रैक करेंगे। इनका PSIR ऑप्शनल है। वन मोर थिंग, एक चीज़ जो यहाँ से समझ में आ रही है, वन थिंग अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ, सो इनफैक्ट हम लोग सबको सीखना चाहिए। पर डे लाइफ जो है वो पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को होता है। अब देखो ऐसे अगर आप ऐसे की तरह लिखोगे तो क्या है भाई, आप एक स्टूडेंट्स की तरह सोचोगे। ऐसे को अगर नैरेट करना सीखोगे, अगर आप एक स्टोरी टेलर की तरह सीखोगे तो लोगों को इंगेज कराओगे।
एंड दैट मेड हिम डिफरेंट। ये क्या बोला अभी कि भाई मेरा ऐसे का जो मेरा तरीका था, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से इन बीपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। प्रेजेंटेशन का जो इनका तरीका था वो काफ़ी अलग था। अब नॉर्मल सा एक केस है, उसको इन्होंने न्यूज़पेपर के डिफरेंट हेडलाइंस को हाईलाइट करके वहाँ से स्टोरी बनाया, तो वो स्टोरी अगला जब जो भी बुक एग्जामिनर होगा उन्हें लगा होगा कि ओके दिस कॉपी इज़ डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉपीज़। जब वो पढ़ा होगा उसे लगा, इंगेजिंग लगा, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से इनको रिवॉर्ड मिला होगा। वो तो अभी हमें बाद में पता चलेगा कि इनका स्कोर क्या आया, तो है ना, स्कोर भी पता चलेगा। तो एक्चुअली प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है और वो सीखना है, ठीक है। थैंक्स वंस अगेन सेजल। आवर नेक्स्ट टॉपर इज अमरजीत कुमार। अमरजीत इसका अलग ही स्टोरी है। ही इज अ मैन ऑफ परसिवरेंस, बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है। दिस वॉज हिज 4th अटेम्प्ट। पिछले 5 साल 6 साल से लड़का लगा हुआ है। एंड देखो अल्टीमेटली पेशेंस इज पेइंग, ठीक है। तो ही हैज़ गॉटन 736 रैंक और बहुत ही अच्छा लाइफ में करेगा। प्लीज़ कम अमरजीत, प्लीज सर। अरे होगा लिखा हुआ, ओके अभी ये दीजिए ना, चेंज हो जाएगा फिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है। इस वर्ष मेरा चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में हुआ है। सर से हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम के समय मिले थे और सर ने मुझे बहुत अच्छा से गाइड किया था। मेरी जो कमियां थी उसके बारे में बताया है। फिर सर इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा बहुत सारे सवाल पूछे थे जो हमको नहीं पता था, तो फिर हम जाके उस पर कुछ काम किए और बेहतर करने का प्रयास किए। I think you were not even able to recall what's exactly the difference between CPI and WPIs, right? तो ये बातें हैं और तो सारा इन्फॉर्मेशन सर दिए ही है कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। नहीं, मैं चाहूँगा कि क्यों तुम्हें 4th अटेम्प्ट लगे, ये 4 अटेम्प्ट क्यों लगा? हाँ सर, हमको पहला 67 बीपीएससी दिए थे 2022 में, तो उसमें इंटरव्यू कॉल आया था। उसी दौरान ना 68 का प्रीलिम्स हो गया, तो हम सही से फोकस नहीं कर पाए और उस दौरान ना सिलेबस भी चेंज हो गया था, मतलब क्वेश्चन पैटर्न था बीपीएससी का वो चेंज हो गया, तो हम कर नहीं पाए सही से। फिर 69 दिए सर, तो उसमें प्रीलिम्स हुआ, मेंस दिए, इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया। फिर 70th वाला में अभी सिलेक्शन हुआ है। तो ये थोड़ा समस्या है। मीन्स कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंटली आपको लगा रहना होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। कुछ और बताना चाहोगे जो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ स्पेसिफिक है, अलग है? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानते हैं, है ना। आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं, तो आप अपने बारे में सोचिए कि क्या मेरा प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। जहाँ माइनस पॉइंट है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है और मेहनत कीजिए। मेहनत करने से सारी चीज़ें एकदम हो जाते हैं। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, सारे लोग ने मेहनत ही किया है, तो मेहनत के अलावा कोई विकल्प तो है नहीं। गुड लक। नेक्स्ट टॉपर इज प्रकृति कुमारी। उनका 2nd अटेम्प्ट था एंड सी हैज सिक्योर्ड 1847 रैंक। प्रकृति कुमारी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। BHU से पढ़ी लिखी है। जब मेरे पास आई थी तो एकदम डरी सहमी सी बच्ची थी, राइट प्रकृति? और मैंने ये इंश्योर किया कि जब जाकर वहाँ इंटरव्यू देगी तो वो डर, जो भी डर अंदर से था, जो भी सहम था, वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि सी हैज़ मेड टू द लिस्ट। एक और बात बताना चाहूँगा, स्पेसिफिकली दोज हु आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, उनके लिए, जैसे सेजल ने अभी बताया, सेजल कभी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा था। ये लड़की कभी बीपीएससी का प्रिपरेशन की ही नहीं थी। इनका पूरा फोकस यूपीएससी पे ही था। यूपीएससी करते करते इतने सारे सीट्स आए, वैकेंसी आई, बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिया और खेलते खेलते एग्ज़ाम भी निकल चुका, ठीक है।
तो आई एम प्रिटी होपफुल कि इन 2027 ये लड़की यूपीएससी निकालेगी, अच्छे से मेहनत करेगी। अभी बहुत कुछ स्टोरी इनके बारे में आपको जानना चाहिए। आप इनके मुंह से सुने तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि प्रकृति अपना स्टोरी शेयर करो प्लीज़। ये भी मेरा नाम प्रकृति कुमारी है। मैंने अपनी जो भी प्रारंभिक पढ़ाई थी वो मैंने अपने शहर मोतिहारी से की है, और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो सरकारी विद्यालय से की है, हिंदी माध्यम में। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ इतनी बड़ी जॉब जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस फील्ड में जाओगे। जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो हर इंसान यही कहता है कि आप नहीं कर सकते हो। उस फील्ड से आती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई अपने शहर से करी, और इसी दौरान जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे बिहार टॉपर बनना था, क्योंकि हमारे बिहार में क्या होता है कि जो लोग बिहार टॉपर होते हैं उनका बहुत नाम होता है। तो मैंने 12th में बहुत कोशिश करी, तो मुझे कॉल भी आया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, बिहार टॉपर के लिए, लेकिन उस समय लॉकडाउन था तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला। तो जब मैंने लिस्ट देखा तो मेरा नाम कहीं भी नहीं था, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक मिला। तो इस तरह से मैंने 12th तक की अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद मेरी एक टीचर थी जो मेरी स्कूल की ही थी, उन्होंने मुझे आगे मोटिवेट किया कि तुम इस शहर से पढ़ाई ना करो, कहीं बाहर जाओ। तो उन्होंने मुझे BHU के बारे में बताया, तो मैंने एंट्रेंस की तैयारी करी और मेरा फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो गया। तो फिर मैं BHU पहुंची और मैंने 3 साल वहां से अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने 69th का अटैम्प्ट भी दिया था। लेकिन उस समय ऐसा था कि मैं तैयारी नहीं कर रही थी, मतलब था कि बस दे के देखना था, तो वैसे मैंने दिया था। तो मतलब खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थी कहीं ना कहीं, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन करा लिया। तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज करना था, और मैं जो है मास्टर्स गलत दिशा में जा रही हूँ। तो मैंने BHU से अपना मास्टर जो है वहीं पे छोड़ दिया, और फिर मैंने अपनी UPSC की जो तैयारी थी वो मैंने कंटिन्यू करा। और इसी दौरान मुझे 70वीं का जब फॉर्म आया तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा सीट आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूँ। तो इसके लिए मैं इलाहाबाद चली गई, क्योंकि ऐसा था कि मतलब मैं घर पर रह के तैयारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा घर इतना मतलब नहीं है ऐसे स्पेसिफिक रूम जहाँ मैं बैठ के पढ़ सकूँ। तो मुझे एक कमरा चाहिए था जहाँ मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, और ऐसे मेरे पास कोई पर्सनल मेंटोर भी नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके। तो बस एक कमरा था और मैं थी जहाँ मुझे खुद पढ़ना था। और मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जो थी वो अगस्त 2024 के आसपास मैंने शुरू की थी। और सबसे पहले मैंने यही किया कि सिलेबस उठाया, PYQ देखा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और फिर मैंने सारे टॉपिक्स तैयार किए, एक जगह नोट किया कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ना है, और मैंने वहाँ से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की। और इस दौरान मैंने एक चीज़ जो की थी वो था करंट अफेयर्स, जिसके मतलब प्रॉपर मैंने 2 साल जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने सेल्फ नोट्स बनाए करंट अफेयर्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब प्रॉपर कहीं से मैगजीन पढ़ना है, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता था। जब मैं मैगजीन लेती थी किसी, तो वो इतने मोटे लगते थे कि मुझे डर लगता था कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें आती थी। तो मैंने खुद से नोट्स बनाए, और मैंने प्रीलिम्स जब दिया दिसंबर में, तो मैं जब पेपर दे के आई तो मुझे लगा कि क्लियर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट डे से ही मेंस में लग गई, क्योंकि मैंने मेंस का पहले कुछ नहीं पढ़ा था। तो मतलब पूरा पढ़ना था मेंस उसी टाइम में, जो मेरे पास 4 मंथ थे। तो मैंने, और उस टाइम भी ऐसा था ना कि कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि आपको मेंस में ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जो था मेरे पास यूट्यूब था, यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ देखा, और जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने ChatGPT का हेल्प लिया चीज़ों को समझने के लिए। और आंसर राइटिंग के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी जो मैंने किया, मैं अपना आंसर एक बार लिखती थी और दूसरी बार टीचर बन के खुद उसको देखती थी। मैं समझने की कोशिश करती थी कि अगर मैं टीचर हूँ तो क्या कितने मार्क्स दे सकती हूँ उसको। तो वैसे वैसे करके मैंने आंसर राइटिंग करी थी। और एक और चीज़ें मैंने करी कि मतलब ये होता था कि मेरा प्रॉपर 3 घंटे मेरे को लिखना है। मतलब खुद में इतना मेरे को रखता था, खुद में इतना रहना था कि मेरे को 3 घंटे ही लेने हैं। मतलब ऐसा होता था कि टीचर्स नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 घंटे से ज़्यादा कर दूँ, 3 घंटे में ही मैं लिखती थी। और ऐसे मैंने मेंस की तैयारी खुद से ही की है, पूरा सेल्फ स्टडी। और फिर मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। और इंटरव्यू की जब तैयारी आई तब तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं रूम में तैयारी करती थी, बाहर लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं था। तो मैं पटना आई, तो पटना में जब मैं आई तो दीपक सर से मैं मिली। तो मतलब उस समय पहले तो मैं बहुत डरी थी, सर सच बता रहे हैं, मैं बहुत डरी थी। मुझे लगता था इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊँगी,
तो मैं सर से मिली, सर ने मॉक लिया और मॉक के दौरान मुझे बताया कि बहुत चीज़ इस पे काम करना पड़ेगा तुम्हें। फिर सर ने 1 to 1 जब कराया तब मुझे सर ने जो भी मेरे डैप से मतलब जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में सब कुछ बताया एकदम क्लियर मेरे को। और मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी था तो जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं सर ने बहुत अच्छे से बताया। फिर मैंने उस पर काम करना बहुत अच्छे से शुरू किया। मेरे पास 1 महीने थे पूरा प्रॉपर, मतलब मेरे DV से लेकर इंटरव्यू तक मेरे पास 1 महीने थे। मैंने उस पर पूरा 1 महीना काम किया, जितनी प्रैक्टिस कर सकती थी करी। और जब मैं फाइनल इंटरव्यू देने गई थी तो मैं हंस के निकली थी। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब बाहर निकलने के बाद मेरे अंदर डर नहीं था। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि कहीं ना कहीं PDF में मेरा नाम होगा ज़रूर, चाहे वो सबसे आखिरी ही क्यों ना हो, बट मेरा नाम होगा। और फाइनली जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो मेरा नाम था। तो आज मैं बस इसलिए आना चाहती थी कि मैं दीपक सर को थैंक यू बोल सकूँ। अगर मैं नहीं मिलती उस दिन तो शायद मेरा नाम नहीं होता आज लिस्ट में। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। इसके पापा एक नॉर्मल से इलेक्ट्रीशियन हैं, उतना भी इसके पास मींस नहीं था कि ये कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे। जब लड़की आई थी मेरे पास बिल्कुल ही सहमी हुई और कॉन्टीन्यूसली मैं व्हाट्सएप से फिर 1-on-1 सेशन करने के बाद इस लड़की से कॉन्टीन्यूसली व्हाट्सएप पे मैं कनेक्टेड रहा। इसका डाउट जो होता था वो मेरे पास वॉइस मैसेज के थ्रू आते थे और फिर मैं यहाँ से वॉइस मैसेज के थ्रू उसको आंसर देता था कि इसको ऐसे फ्रेम करना है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये लड़की ये की। मुझे तो ये लगता है कि अगले बार इसको ये किसी भी हालत में नेक्स्ट टाइम ये UPSC क्रैक करेगी। भगवान इसी तरीके से साथ दें, लड़की पक्का है, मैं आई एम 100% श्योर कि UPSC निकालेगी। ठीक है सर, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, इस जर्नी में सर जो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ किसी को ज़्यादा अगर मैं क्रेडिट दूँ तो वो मेरे मम्मी पापा हैं, जिन्होंने मतलब मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर कहा जाए तो वो मेरी स्ट्रगल नहीं थी, उनकी स्ट्रगल थी। मतलब इस तैयारी के दौरान जितना वो मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स ऐसा जिसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है उसके बाद भी अगर एक लड़की हो के मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं चाहूँगा कि उसकी मम्मी स्टेज पे आए, प्लीज़ प्लीज़ आंटी प्लीज कम। कुछ आपको बोलना है? मैं चाहूंगा कि आप भी बोलिए। आपकी जैसी कितनी सारी माँ होंगी जो आज देखकर अपनी बच्चियों को पढ़ाने का हिम्मत करने वाली हैं। प्लीज बोलिए, जो बोलना है, जो दिल से आज बोल सकती हैं आप। सबसे पहली बात है कि हम बेटा बेटी में फर्क नहीं मानते हैं और हमको ये खुशी है कि हमारी बेटी इतना अच्छा कर ली। हमको उम्मीद था, बचपन से तेज थी। हम सोचते थे कि मेरी बच्ची पढ़ लिख के ऑफिसर अथी बनेगी, IAS बनेगी। अरे वाह, इसको हम IAS के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी के कारण आप बनेगी। हमको BPSC क्वालिफाई कर आप बनाऊंगा, बनेगी ये लड़की। बस इसी के लिए हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी बहुत तेज है। कुछ और करना है? और सारी माँ को कुछ बोलना है? नहीं, हम यही चाहते कि सभी माँ अपनी बेटी को इस तरह बनाए, सहयोग करे और हिम्मत दे, बेटा बेटी में फर्क ना माने। यही मेरा कहना है। बेटा बेटी में फर्क है भी नहीं और आप ये मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। Our next टॉपर इज प्रांजलि राज। भाई इसके लिए मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। इस लड़की से जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया था तो मैंने ऑनेस्टली इसको बोला था, अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई तू BPSC क्यों कर रही है, वाई आर यू डूइंग BPSC। आपको UPSC ही करना चाहिए एंड यू आर फिट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। 100% जो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड चाहिए UPSC को वो है तुम्हारे पास। फर्स्ट अटेम्प्ट में सी क्रैक्ड BPSC 1172 रैंक लेकर आई है एंड आई एम प्रिटी होपफुल कि अगले 1-8 साल में इनका नाम UPSC में भी होगा। जब आई थी तो इंटरव्यू में बहुत सारा इशू था, मुझे कुछ जो याद है वो एक तो वैल्यू सिस्टम को लेकर मुझे था। मैं जनरली चीज़ें मैं बहुत जल्दी भूलता नहीं हूँ। उस समय भी मैंने बोला था कि उस पर वर्क करने की ज़रूरत है और बाकी तो ये स्टोरी खुद बताएंगी। सी हैज़ डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना विमेंस कॉलेज
ठीक है, एक बार सुनते हैं प्रांजलि का क्या कहना है। प्लीज़ प्रांजलि गो अहेड। यहाँ पर सर मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी। उस टाइम सर क्योंकि मेरा डिफेंस बैकग्राउंड शुरू से रहा है, तो उस टाइम बस एक ही चीज़ दिखता था कि डिफेंस में जाना है। मतलब शुरू ही से CDS, FCAT और CAPF 2 साल मैंने बस इन्हीं 3 एग्ज़ाम के लिए एक वो होता है ना सर, एकदम भूत सवार होना, जिसको डिफेंस का भूत सवार होता है, तो बस वही करते रहती थी। 2024 में मेरा लास्ट SSB था, अक्टूबर 10 को मेरा लास्ट SSB था। उस समय जब कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी ना, तो उस समय कुछ नहीं दिख रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि अब बस यहाँ से दुनिया ख़त्म है, अब कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप एक किसी डिफेंस एस्पिरेंट से बात करोगे ना, उसके लिए दुनिया ही डिफेंस होती है, जैसा मेरा शुरू से बैकग्राउंड रहा उस हिसाब से। बट फिर उसके बाद BPSC का उस समय फॉर्म आया हुआ था, तो घर वालों ने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो, इधर नहीं हो रहा है दूसरे तब स्विच करना होगा। बट उस समय दिमाग में था कि हाँ कुछ करना है, बिहार के लिए कुछ करना है, या फिर अपने लैंड के लिए कुछ करना है। उसी अक्टूबर से दिसंबर टाइम का मेरे पास टाइम था, 2 महीने PT के लिए। तो उस समय कोई कोचिंग नहीं लिया, बस जो PYQs थे उसी पे फोकस करके उसी का रिविज़न होता रहा। उसके बाद 3 महीने जो टाइम मिले मेंस के लिए, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस सोर्स से प्रैक्टिस करना है, किस सोर्स से पढ़ना है और सोर्स को लिमिटेड कैसे करना है। तो उस टाइम बस एक गाइडेंस मिला जो मेरे मेंटोर थे उनसे, सोर्स को बहुत लिमिटेड रखा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया। जितने भी हमारे PYQs थे BPSC के, उसके हिसाब से कैसे पढ़ना है, उसका क्या नोट्स बनाना है, और BPSC का ट्रेंड क्या है, वो कौन से टॉपिक्स को हमेशा बार बार पूछता है, उस पर काम किया। फिर जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो 2-3 जगह मॉक दिया। यहाँ पर मेरे मॉक में ब्लंडर्स किए थे मैंने, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर होता है, वो बोलना चाहता है पर वो कुछ गलत तरीके से निकल जाता है। वही मेरे साथ हुआ, जो चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रही थी प्रॉब्लम्स, वो शायद गलत तरीके से निकल रहा था। तो उस समय सर ने भी बताया कि जो तुम बता रही हो उसको किस तरह से रखना है, मतलब अपने पॉइंट्स को कैसे इस तरह से रखना है कि सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो ऑफेंड ना हो और तुम्हारे पॉइंट्स को अच्छे से वो कैच कर सके। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया था उस टाइम, उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं सर के लिए। अभी UPSC क्रैक करना है, अभी जर्नी इधर रोकना नहीं है। तेरा एम था कि तुम डिफेंस में जाओ, वो नहीं हुआ। BPSC ऑफिसर में अभी क्या बनने वाली हो? सर BPRO। ओके, अभी करना है UPSC में, और वहाँ अपना फर्स्ट प्रेफरेंस IPS रखना, रोहित की तरह। ठीक है, वो अपना डाफ में शायद तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस IPS रखा है, राइट? तो IPS ही रखो, ठीक है। वर्दी में सर्व करना है तो किसी तरीके से कर सकती हो, राइट? और BPSC में भी पहला प्रेफरेंस DSP ने क्या रखी थी? यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड लक प्रांजलि। थैंक यू सर। आई विल सी यू आफ्टर द इवेंट, ठीक है? Our next topper is Mayank Kumar. भाई first attempt and he has secured 3412 rank. UPSC दो अटैम्प्ट UPSC का किया था बंदे ने, लेकिन अल्टीमेटली UPSC में नहीं हुआ, इधर सीट्स आए और इसने इधर एग्ज़ाम दिया। He has secured 3412 रैंक। और अभी भी मैं चाहूँगा कि अभी भाई होप्स को खोना नहीं है, अभी बहुत ही चांसेस हैं, अच्छे से UPSC निकाल सकते हो, ठीक है? तो एक बार देखते हैं, मयंक की स्टोरी सुनते हैं, क्या बोलते हैं वो। प्लीज गो अहेड। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैंने अपनी जो जर्नी है वो 2022 में स्टार्ट की थी, जब मेरा एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मुझे कुछ आइडिया था नहीं। स्टार्टिंग में मैं बस ट्रेन से चला गया, पांडव नगर था वहाँ पे दिल्ली में। तो एक रूम में मैं रहने लगा, अकेले इस रूम में ना, मतलब मेरे फैमिली में भी कोई था भी नहीं जो DU से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो बस मैं चला गया बस वहाँ पे। फिर मेरा BCom मुझे मिला था, तो फिर मैं गया। फिर बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ UPSC करना है और IPS बनना था। उस टाइम पे मुझे था मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं हाँ, मतलब मेरा ये था कि मुझे ये क्यों करना है, UPSC या BPSC करना है तो क्यों करना है। ये नहीं कि सिर्फ हाँ बैठ रहे एग्ज़ाम में, ये फॉर्म फिलअप कर दो
जाओ इसका भी फॉर्म दे दो, बैंक का फॉर्म दे दो, ये कर दो, लेकिन हाँ क्यों, वाई था कि हाँ एटलीस्ट मुझे एक पुलिस की वर्दी लेनी है। तो मेरा 19 से 22 मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद फिर 22 से फिर 23 में फिर मैंने प्रिपरेशन करा। 23 में मैं जब यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया तो फिर अचानक से उस साल से पैटर्न से चेंज हो गया था 23 का, जो ओनली 2 ओनली 3 करके आया था। तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, फिर मैं स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे कुछ टॉपर्स मिले थे उस समय 2023 के दिल्ली में ही। जैसे आज मैं फैसिलिटेशन सेरेमनी में जैसे मैं खड़ा हूँ, तो उस टाइम पे मैं किसी और से मिला था, जो मैम आईपीएस थी वो, तो और आईपीएस थी और आईएएस थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मयंक तुम स्टैंडर्ड बुक्स को ना कभी छोड़ना मत, चाहे कितने भी तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको ही पढ़ते रहना है। और इसके अलावा जो भी PYQs है वो दिखाता है कि नहीं वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम टेस्ट सीरीज टेस्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन PYQs दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस वे में पूछा जा रहा है। अगर हम टेस्ट ये लगा रहे हैं कि नहीं वही क्वेश्चन से भी एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। वो दिखाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर वैसा क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या हम उसे टैकल कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ BPSC में भी 2024 में मेरा अटेम्प्ट तो नहीं हो पाया। हाँ, उस टाइम पे मेरा शायद 74 या 75 नंबर मेरा बना था 2024 के प्रीलिम्स में, तो मेरा नहीं हो पाया था। तो उस रात तो पता नहीं कैसे सोए थे, मुझे लगा था कि हो जाएगा मेरा। तो फिर बाद में फिर BPSC का ये 2000+ वैकेंसीज़ आया, तो फिर घर वालों ने बोला कि चलो यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। तो फिर वहाँ पे भी फिर सोचे कि चलो ठीक है भाई अप्लाई कर देते हैं। तो फिर बाद में फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए सारे, और दिल्ली में रह के घर पे ही अकेले तैयारी किया। हाँ, बस ये था कि यूपीएससी में एक चीज़ 2 चीज़ सीखें कि 8 से 10 घंटे जो पढ़ाई है, चाहे आप वो कॉन्सिस्टेंस रख के पढ़िए, चाहे वो पोमोड्रो एक ऐप होता है, उसको लैपटॉप पे सामने रख कर मैंने उसे ट्राई किया। वो आपको दिखाता है कि आप उस वीक में कितना पढ़े हैं। इवन उस ऐप को जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में, पटना में, तो वो दिखाता है कि आप वीक में कितना 80 घंटे पढ़ रहे हैं, 90 घंटे पढ़ रहे हैं, या 95, 100। तो वो दिखाता था कि नहीं, हाँ आज मैंने कल से ज़्यादा पढ़ा है, कल 8 घंटे था तो आज 10 घंटे था। फिर कहीं मुझे पता चला कि नहीं, आप कितना भी 8 से 10 घंटे पढ़िए, लेकिन जब एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक तो थोड़ा ट्राई करिए कि उसको और ज़्यादा बढ़ा देने का, और ज़्यादा बढ़ाने का। तो मैं बस वही किया, कंसिस्टेंस रहा। और फिर बाद में जाके जब मेरा प्री हुआ यहाँ BPSC में, तो मेरा बापू साहब घर पे मेरा प्रीलिम सेंटर था। तो पहली बार तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया मेरा, फिर दूसरी बार फिर गए तो दिल्ली चले गए सडनली, फिर दिल्ली से आना, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था सब कुछ। तो फिर आए, फिर एग्ज़ाम दिए, फिर पता चला, फिर मेंस के टाइम में फिर पता चला कि कहीं प्री वापस से कैंसिल ना हो जाए बापू साहब घर के चलते। कि लोग कह रहे थे कि भाई बापू से इतना लोग पास कैसे हो गए हैं, अभी भी वही चलता है बीच में। तो फिर मुझे लगा कि होगा कि नहीं होगा। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं मयंक, ऐसा पहले भी हो चुका था, 64 BPSC में भी हुआ है, तुम करो, तुम पढ़ो। फिर मेंस के लिए फिर तब मैंने जितने भी PYQs हैं वो लगाए अच्छे से। हाँ, और ये था कि नॉलेज बढ़ाओ यार, मतलब 10 चीज़ पढ़ेंगे तब ना 5 चीज़ सपोज़ एग्ज़ाम में आए। अगर हम 5 ही चीज़ पढ़ के जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो तुम 2 चीज़ लिख के आओगे। तो मेरा ये था कि नॉलेज को थोड़ा, कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे जो भी मेंस का मटेरियल है, 10 चीज़ पढ़ेंगे तब ना 5 या 6 चीज़ आएगा। अगर 6 चीज़ ही पढ़ के जा रहे हैं तो फिर तो आप वहाँ पे सोचोगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। तो ये एक मुझे लगा कि हाँ, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा वाइड लेके जाओ, वो कहीं ऐसे में काम दे देगा आपका। चाहे आप ऐसे में वही लैक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मेरे पहले जो भी आए थे वो बात करें, तो मैंने वहाँ पे दिया था IAS स्मिता सबरवाल का एग्जांपल दिया, हैदराबाद में RA फॉरेस्ट का, इवन दुर्गा शक्ति नागपाल का सैंड माइनिंग में, इवन सुनीता विलियम्स स्पेस में स्टक हो गई थी। तो ये सब हो गया। तो कहीं ना कहीं नॉलेज काम देगा आपको। आप डेटा वहाँ पे पुट करिए, PLFS रिपोर्ट डालिए कि वुमेन का फीमेल वर्कफोर्स का क्या रेट चल रहा है अभी कॉरपोरेट्स में। तो ये दिखाता है कि हाँ, वो डेटा आ जाएगा। उसी तरह भी कॉन्टेम्पोररी इंडिया का क्या, जैसे कि ऐसे आया था कि इंडिया का कॉन्टेम्पोररी जगह पे क्या है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड पावर इंडेक्स में रशिया, अमेरिका के बाद कहीं ना कहीं अब इंडिया का नंबर आ रहा है वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में। तो ये दिखाता है कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपका। तो नॉलेज को ग्रैब करना है और PYQs को ना देखना है कि हाँ, ऐसे PYQs पूछते हैं। क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि हाँ यही सेम चीज़ वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। हाँ, बस वो एक अपने आप को अडेप्ट करना है। तो मेरे ख्याल से ये था। और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने दीपक सर के पास में आया इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट अटैम्प्ट था, सब कुछ नया नया था, तो कॉन्फिडेंट लो था। तो इन्होंने आधा घंटे का तो इंटरव्यू लिया,
जो अभी तक का मतलब मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था। और फिर मुझे पर्सनली 1-to-1 मैं भागलपुर से आया फिर यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हो सकता है, क्या गलती है मेरी, क्या मैं पॉजिटिव अपने अंदर ला सकता हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंट राइज करता, फिर मुझे ये भी बताता है कि नहीं, मैं आगे चल के अगर मैं यूपीएससी का भी कल एग्ज़ाम दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ। तो ये करना और वाई जो मैटर करता है वो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं आप। तो सर यही था। मैं एक चीज़ मैं अभी तक किसी एस्पिरेंट्स को, मतलब किसी सक्सेसफुल ऑफिसर को नहीं बोला कि बताओ, एक चीज़ अभी ध्यान में आया, ये मॉक टेस्ट को कैसे बच्चों को यूटिलाइज करना चाहिए, हाउ टू यूटिलाइज द मॉक टेस्ट। ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि मॉक टेस्ट का मतलब है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी और बीपीएससी। क्या वो पर्पस है मॉक टेस्ट का? सो कैन यू प्लीज स्टेट इट फॉर देम। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है भाई, मतलब हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अब जैसे पूछ रहा है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब ऐसा थोड़ी है कि यही क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। मे बी उसको आ जाएगा कि इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गुड और इज़ बेटर देन अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, किसी कंट्री से कंपेयर करने आ जाएगा। तो वो मॉक टेस्ट आपको दिखाता है कि आप उस टाइम में क्या क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, अब कुछ नया आ रहा है तो आप उसको क्या हैंडल कर पा रहे। जैसे कि इस बार का DI था, तो जैसे भी मैं एग्ज़ाम दे के निकला तो भाई सब बोले कि DI टफ आ गया, पेपर कम पड़ गया, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मैंने इवेल्युएट करवाया मेरा 60+ मार्क्स था, मैंने 66 का बना के आया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन उसको ना डालिए कि हाँ एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो बैठ के बना रहे हैं, उस माहौल में, एग्ज़ाम के माहौल में हम कर पाएंगे, और जो पढ़े हैं उसको पेन पेपर से अपने पेपर में उसको लिख पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये समझ के जा रहे हैं कि जो मॉक में जो आ रहा है क्वेश्चन वही सेम आ जाएगा, वो अब सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर है आपका। हाँ, आप PYQs को देखा करिए, PYQs ही आपका दिखाता है कि हाँ अगर आपसे PYQ सॉल्व हो रहा है तो दिखता है कि हाँ कि आप कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है। और मॉक टेस्ट आपको वो और ज़्यादा बताता है कि नहीं हम कर पाएंगे। So consistency ultimately brings result for you, ठीक है। One more thing I would like to add, generally मॉक टेस्ट को लेकर बच्चे जब आते हैं मेरे पास, so usually they ask this question, पूछते हैं कि सर हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज द मॉक टेस्ट्स, मॉक टेस्ट को सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए। 2-3 चीज़ों को मैं बोलूँगा एक्चुअली। फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन इट कम्स टू मॉक टेस्ट को कभी ये मत समझो कि एग्जामिनेशन में वही एग्जैक्टली क्वेश्चंस रेप्लिकेट होंगे। मॉक टेस्ट का जो पर्पस है वो ये है टू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। से इफ यू आर रीडिंग पार्लियामेंट और इफ यू हैव रेड पार्लियामेंट एंड यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम पार्लियामेंट चैप्टर, और उस चैप्टर को करने के बाद भी इन केस इफ़ यू आर मिसिंग, कुछ गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो वाला पोर्शन यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड नीदर बी रिपीटेड बाय यूपीएससी नॉर बाय द बीपीएससी। सेम क्वेश्चन नहीं कहीं आएंगे भाई। अगर सेम क्वेश्चन आएंगे तो भाई मैं ही पूरा बीपीएससी का अकेले बैच संभालूंगा, अगला बाबा मैं बन के खड़ा रहूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? वो नहीं पॉसिबल है ना, वो करना है। सबको फेयर कंपटीशन का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो होना ये चाहिए, मॉक टेस्ट का यूटिलिटी ये है कि मॉक दीजिए, बार बार टेस्ट देना है और देकर वहाँ पर ये सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या पढ़ना है स्पेसिफिक, क्या छोड़ना है, वो उससे पता चलता है। नेक्स्ट टॉपर इज किरण कुमारी। किरण कुमारी का भी जो स्टोरी है, सी हैज सिक्योर्ड 4049 रैंक, और इनका भी स्टोरी बहुत ही कंसिस्टेंटली इन्होंने वर्क किया है। दिस वाज हर थर्ड अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में इनका अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ है। प्लीज कम। सो many congratulations किरण। दिस इज फॉर यू, ठीक है। अब किरण से जानते हैं एक बार उनकी स्टोरी क्या है, ठीक है। प्लीज। लो ये मैं रख लेता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं बिहार बोर्ड से मतलब हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से की हुई है और मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है। उसके बाद से मैं लॉकडाउन लगा, मैं घर चली गई। मैं शुरू से ही मेरा ये था कि मैं यूपीएससी करूँ। मैं तैयारी भी की यूपीएससी का, बट प्रीलिम्स ही मुझसे क्लियर नहीं हुआ।
पिछले 2024 में मैं 5 मार्क्स से रह गई थी प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद से मैंने 2024 में मैंने 70th PPSC भरा। उसके लिए भी मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैं घर से की हुई हूँ। मेरी एक फैमिली बिजनेस है जहाँ मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी पार्लर चलाती है और मेरे पापा की दुकान है, छोटी सी जनरल स्टोर। वहाँ पे मुझे घर में अपने पापा की दुकान और मम्मी का पार्लर दोनों देखना रहता था। वहाँ से मैं घर से एक छोटे से कमरे से मैं पढ़ के यहाँ तक अभी मैं BPSC में क्लियर की हूँ और एज अ RO सेलेक्ट हुई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, बट एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है जो आपको बनाए रखता है और कभी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। मैं एक मतलब घर के भी काम रहते थे, साथ में घर भी, पार्लर भी, सब कुछ देखना रहता था। मैं वहाँ से यहाँ पे आई हूँ और आप लोग भी जितने भी बच्चे हैं वो लोग भी जितने मेहनत करें, कंसिस्टेंस रहिए और अच्छे से आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ और स्पेसिफिक? 3rd अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट क्यों लगे? 3 अटेम्प्ट इसलिए लगे, मैं सोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एक ही चीज़ को बार बार रिकॉल कीजिए और अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए और बस जो भी बेसिक बुक है उसको कवर कीजिए, जितने भी बेसिक है वो सब चीज़ को कवर कीजिए। और जैसे करंट अफेयर में हमेशा लोगों को दिक्कत होती रहती है, वो ईयरली जो कंपाइल रहता है उसको पढ़ना रहता है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग एक लीजिए कोई भी कोचिंग का और वहाँ से आप लोग पूरा तो नहीं हो पाता है, जो भी करंट अफेयर के रहते हैं कंपाइल, उसको एक एक करके आप लोग पढ़िएगा तो हो जाएगा करंट अफेयर में। सर थैंक यू सर। ओके, गुड लक किरण, ठीक है। और मैं चाहूँगा, बैठिए प्लीज़, मैं चाहूँगा आप लोगों को कि भाई अब आप सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, थोड़ा सा देखो, ये मैं इस अथॉरिटी में नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ आप लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रांजल से सहमत हूँ। जो वो इंटरव्यू दे रही थी तो वो हिपोक्रेट नहीं है, जो फैक्ट था वो वहाँ बता रही थी, लेकिन लोग जो हैं यहाँ वो चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं। सोसाइटी में मोरल डीजनरेशन हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब ऑफिसर बनकर फील्ड में आए तो एक अपराइट ऑफिसर बने, वैसे ऑफिसर बने जो कि भाई लोग उनकी दाद दे। जैसे आज आप खेमका साहब का नाम सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के ऊपर केस स्टडी हम लोग एथिक्स में पढ़ाएं। मैं वहाँ जब GS 4 का एथिक्स UPSC का क्लास में जब क्लासेस लूँ तो मैं बताऊँ कि भाई मेरा एक स्टूडेंट सेजल है और वो बंदा अभी ये कर रहा है, उसने ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग किया है, कुछ अलग ही डिस्टिंक्ट किया है। मेरी स्टूडेंट प्रांजलि है, उसने कुछ अलग ही बेंचमार्क सेट किए हैं। आई वुड बी हैप्पी टू टेल दैट। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग मुझे मौका देना, और वैसे अगर कुछ भी इनोवेटिव करो तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल बी द फर्स्ट वन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन टू शेयर दैट, ठीक है। ओके, what happened? वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीवन। जो भी यहाँ आए थे उन सबको कवर कर लिया है। इन केस इफ़ यू वांट टू सी देम इन पर्सन, कभी आना हो और भी, तो आप लोग आ सकते हैं सेंटर पे। जो भी अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं आप आ सकते हैं। कुछ बच्चे क्योंकि अवेलेबल यहाँ नहीं है, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग UPSC मेंस। शुभेंदु UPSC प्री निकला है, वो ही हैज़ गॉटन सिक्योर्ड 87th रैंक और अभी वो मेंस की तैयारी कर रहा है, तो इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया हूँ। रिशु ही हैज़ गॉटन 378 रैंक, UPSC का मेंस लिख रहा है, तो इसलिए उन लोगों को, जो भी बच्चे UPSC का मेंस लिख रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो बाकी और भी जो बच्चे हैं उनके बारे में डिटेल शेयर करूँगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you guys. Thank you so much.